नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध पिछली कक्षा में समाप्त किया था। अब इस कक्षा में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कर्नाटक का वॉर। हिंदी में इसे कहेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करने से पहले उसके कारण को जान लेना जो है वो आवश्यक रहेगा हमारे लिए। तो इसका कारण था, मैंने वैसे पिछली कक्षा में थोड़ा सा शुरुआत में इसका जिक्र किया था। कारण था इसका हैदराबाद प्लस कर्नाटक का उत्तराधिकार। हैदराबाद प्लस कर्नाटक का उत्तराधिकार। अब इसे ना मतलब पढ़ाई समझ के आप लोग मत देखिएगा ना, बहुत आसानी से और एक कहानी समझ के सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गए। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे बताने का रीजन भी ये है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि ना एक कहानी है जो कि उसी जगह के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें बार बार अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो बस एकदम फ्री मेंटालिटी से बैठिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हमें यहां पर बात करना है दो जगहों के बारे में, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक। तो चलिए देखते हैं। इस युद्ध का जो सन है वो है 1749 से 1754 का। ठीक है, इसी के बीच मतलब ये युद्ध है, इसकी पृष्ठभूमि भी इसी के बीच बनेगी, ये युद्ध लड़ा भी इसी बीच जाएगा। फिर एट द एंड 54 में इसकी संधि के साथ समाप्ति होती है, पांडिचेरी के संधि के साथ। ठीक है। तो हैदराबाद में इस समय जो हैदराबाद का निजाम था उसका नाम था आसफ जाह निजाम उल मुल्क। आसफ जाह निजाम उल मुल्क, ये वहां का निजाम रहता है हैदराबाद का। अब इसके निधन के बाद, ये जब एक्सपायर हो जाता है तो इसके निधन के बाद जो हैदराबाद का जो निजामियत जो रहता है, हैदराबाद के उत्तराधिकार की जब बात आती है, तो यहां पर 3 लोग बेसिकली दावेदार होते हैं, दावेदारी पेश करते हैं अपनी। जिनमें से 2 लोग जो है ना, ये प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको परोक्ष रूप से दावेदारी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब वो कुछ किस तरह से होता है वो आइए देखते हैं। तो इसके 3 दावेदार थे। पहला तो था नासिर जंग, दूसरा था मुजफ्फर जंग। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, और तीसरे का नाम है सलावत जंग। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग। ठीक, ये हमने बात की। हैदराबाद की क्या कंडीशन है ये हमने देखी। अब यहीं पर अगर हम कर्नाटक की स्थिति देखें, तो कर्नाटक का जो नवाब था इसका नाम था दोस्त अली, ये फ्रेंड अली है ना। अब ये कर्नाटक का जो नवाब था ना, यहां पर 2 उत्तराधिकारी दिखेंगे आपको। पहले का नाम रहेगा अनवरुद्दीन, दूसरे का नाम रहेगा चंदा साहब। देखिए
ये एकदम क्लासिफाई करके हम पढ़ रहे हैं ना इसको, देखिएगा। इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था ये था हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार। 1749 से 1754 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का निजाम था आसफ जाह निजाम उल मुल्क। इसके मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में उत्तराधिकार की दावेदारी 3 लोग पेश करते हैं, जिनमें से 2 प्रत्यक्ष रूप से पेश करते हैं और एक परोक्ष रूप से पेश करता है। तो इसमें से नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और वहीं सलावत जंग को स्वतः ही दावेदारी अपने आप मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है ये हम आगे जब कहानी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, देखते हैं। और वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 2 जो यहाँ का नवाब रहता है इसके 2 दावेदार होते हैं उत्तराधिकार के। तो पहला होता है अनवरुद्दीन और दूसरा होता है चंदा साहब। चंदा साहब इसका दामाद रहता है ना, याद रखिएगा। अनवरुद्दीन इसका पुत्र रहता है और चंदा साहब इसका दामाद रहता है। ये एक सिनेरियो बन रहा है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ? ये पैरेलली चल रहा है ना दोनों। अब बात करेंगे हम अंग्रेज और फ्रांसीसी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम बारी बारी से यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं अंग्रेज, यहां पर लिख लेते हैं फ्रांसीसी। ये अब इनका इन्वॉल्वमेंट देखिएगा इस कहानी के अंतर्गत, है ना। सबसे पहले जो फ्रांसीसी होते हैं, याद रखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में जब हमने पढ़ा था तो अनवरुद्दीन के साथ फ्रांसीसियों की नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि इसने मैसूर को जीतने के बाद, मद्रास को जीतने के बाद अनवरुद्दीन को देने का वादा किया था डुप्ले ने। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि डुप्ले क्या करता है, इसके पास जाता है अनवरुद्दीन के पास और कहता है मुझे लड़ाई करने दीजिए अंग्रेजों से, मैं मद्रास को जीत जाऊंगा और जीत कर आपको दे दूंगा। लेकिन वहीं पे अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला। आप पिछली वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए तो सारा चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने घटना पढ़ा था कि फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच यहां पर 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। यहां पर इन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इसका जो बेटा रहता है महफूज खान, उसको तो फ्रांसीसी ने अर्थात डुप्ले ने हरा दिया होता है ना। तो और उस समय यहां की गद्दी पर बैठा होता है अनवरुद्दीन। तो अब फ्रांसीसी जो है ये नहीं चाहते कि यहां की गद्दी पर, एक मिनट मैं इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा। तो ये जो फ्रांसीसी होते हैं ये नहीं चाहते कि अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठा हुआ रहे। और वहीं जब इनको पता चलती है कि लड़ाई जो है हैदराबाद में भी हो रही है उत्तराधिकार को लेकर, तो उसमें भी ये फ्रांसीसी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रांसीसी जाकर मिलते हैं जो कर्नाटक में जो उत्तराधिकार का दावेदार होता है चंदा साहब, इससे चंदा साहब से मिलते हैं। और चंदा साहब से मिलने के बाद चंदा साहब को कहते हैं कि देखिए हम अनवरुद्दीन को हटाकर आपको यहां का उत्तराधिकार दिलाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में यहां पर नासिर जंग जो बैठा हुआ है, इस नासिर जंग को हटाकर हमें मुजफ्फर जंग को बैठाना है, उसके लिए आपको हमारी सहायता करनी होगी। क्लियर हो रही है? फ्रांसीसी चंदा साहब के पास आके डील करते हैं कि देखो भाई हम अनवरुद्दीन को हटा के तुमको बैठा रहे हैं, हाँ, लेकिन वहां कर्नाटक में जब हम जाएंगे तो हम मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारी मदद करोगे वहां जो नासिर जंग बैठा हुआ है उसको हटाकर। इधर की अगर स्थिति हम देखें तो नासिर जंग ने स्वयं को घोषित कर दिया था, यहां पर स्वयं को घोषित कर दिया था यहां का निजाम। अब यहां पर कौन किसका आदमी ये भी देख लेते हैं हम। तो नासिर जंग जो है इसको सपोर्ट दे रहे हैं अंग्रेज, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट दे रहे हैं फ्रांसीसी, अनवरुद्दीन को सपोर्ट दे रहे हैं अंग्रेज, और चंदा साहब को सपोर्ट दे रहे हैं फ्रांसीसी। ठीक है, कुल मिला के ये तो व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे से ये भारत की राजनीति में भी इंटरेस्ट लेने लग गए। अब दो लोग दावेदार हैं, एक एक कंपनी
जो है एक एक को सपोर्ट कर रही है, तो एकदम जायज सी बात है कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति तो उत्पन्न होगी और इसी प्रकार से ये युद्ध होता है। तो देखिए, अब फ्रांसीसी आए चंदा साहब के पास और कहा कि हमें मुजफ्फरजंग को यहाँ का हैदराबाद का निजाम बनाना है, इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए और बदले में हम आपको अनवरुद्दीन को हटाकर यहाँ का जो तख्त है वो देंगे कर्नाटक का। ये बातें क्लियर हुई। कर्नाटक बोलने का आशय कर्नाटक की राजधानी अड्यार से है, सॉरी आरकाट से है। आरकाट यहाँ की राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा, आगे काम आएगा ये हमको। यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई। अब फ्रांसीसी सेना के साथ चंदा साहब मिलकर आता है और आने के बाद ये जो नासिर जंग है इसको मार देते हैं इन लोग, ठीक। उसके बाद चंदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर ये अनवरुद्दीन को भी मार देते हैं, ठीक। मतलब ये दोनों मिलकर इधर इनको नासिर जंग को मार दिए और इधर अनवरुद्दीन को मार दिए। अब होता यह है कि अनवरुद्दीन तो मर गया, लेकिन अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली लड़ाई से भाग जाता है और भाग कर ये चला जाता है त्रिचिनापल्ली, ठीक। फ्रांसीसी और चंदा साहब मिले, इन्होंने अनवरुद्दीन को मार दिया, इससे लड़ाई की और मार दिया, और लेकिन इसका बेटा बच जाता है लड़ाई से और चला जाता है त्रिचिनापल्ली, अर्थात त्रिचिनापल्ली में जाकर शरण ले लेता है, ठीक। वहीं इधर के केस को हम देखें तो नासिर जंग को मार दिया गया। अब नासिर जंग को मारने के बाद ये मुजफ्फरजंग यहां पर चूंकि फ्रांसीसियों का आदमी है, तो यहां से जो डुप्ले होता है ना, वो ये तो पांडिचेरी में बैठे हुए हैं अपने किले में, है ना। अब यहां से जो फ्रांसीसी है डुप्ले, वो अपने सेनापति को इसके पास भेजता है। उस सेनापति का नाम होता है बुस्सी, और ये बुस्सी को जो डुप्ले है वो ये बोल के भेजा होता है कि भाई तुम जाओ, और चूंकि मुजफ्फरजंग को बहुत अच्छे से जानते तो नहीं थे, लेकिन क्या था, नासिर जंग के अपोजिट में ही था, इसलिए वो इसको बिना जाने समझे सपोर्ट कर रहे थे। तो बुस्सी को जो है डुप्ले यहां से बोलकर भेजता है कि तुम जाओ और जाने के बाद इस मुजफ्फरजंग से मिलो और मिलके ये तय करो कि वो हमारे माफिक इंसान है कि नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग चलने वाला आदमी है कि नहीं है, भविष्य में हमारे काम आ सकता है कि नहीं, भविष्य में हमारी सहायता कर सकता है कि नहीं। और बुस्सी आता है, इसके पास कुछ दिन रहता है, इसको कुछ दिन जानता समझता है, और इस तरह से बुस्सी जो है ये मानता है कि भाई ये जो है लायक नहीं है, ये हमारे इशारों पर चलने वाला इंसान नहीं है, बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था ये भी। तो बुस्सी क्या करता है, इसको सीधे सीधे इसको मार देता है। अब देखिए, यहां से नासिर जंग खत्म हुआ, यहां से मुजफ्फर जंग भी खत्म हो गया। अब बुस्सी क्या करता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को छोड़कर सलावत जंग जो था, इसको यहाँ का जो राजा है मतलब निजाम है वो घोषित कर देता है। इस तरह से अब यहाँ का जो निजाम बन गया हैदराबाद का, वो था सलावत जंग, और इस तरह से ये हैदराबाद वाला जो पूरा सिनेरियो है ये खत्म होता है, और एट द एंड यहाँ पर हैदराबाद में जो निजाम बैठता है वो फ्रांसीसियों का बैठता है, और इस तरह से हैदराबाद जो है वो फ्रांसीसियों के नियंत्रण में आ जाता है, ठीक। बहुत आराम से हमने पढ़ा ये चीज, और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी, है। और इस तरह से हैदराबाद का जो केस है ये खत्म होता है यहाँ पर, ठीक। हैदराबाद में अब फ्रांसीसियों का आदमी बैठ चुका है। अब यहां से अब आगे जो केस है ना वो चलेगा कर्नाटक का। अब यहां पर आप देख रहे हैं अंग्रेज सिर्फ वेट एंड वॉच वाला काम कर रहे हैं, अंग्रेज सिर्फ वेट कर रहे हैं, यहाँ पे सही मौके की तलाश में है अंग्रेज अभी, क्योंकि भाई इनके पास फ्रांसीसियों के पास चूंकि तोप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और अंग्रेज उस समय इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं हुए थे, और इसके साथ साथ ये दो लोग मिलके लड़ रहे थे ना, चंदा साहब और फ्रांसीसी, अर्थात डुप्ले की सेना और चंदा साहब की सेना दोनों एक साथ थे। अब स्थिति ऐसी बनती है
कि अंग्रेज लोगों के बीच बहुत विचार विमर्श होता है, बहुत विचार मंथन होता है, और इसके बाद फाइनली ये निष्कर्ष निकल के आता है कि देखिए हैदराबाद में तो फ्रांसीसियों ने अपना आदमी बैठा लिया है, तो अब उनका एक आसरा होता है किससे, ये कर्नाटक के सीट से, कि कर्नाटक के सीट पे भाई कोई हमारा आदमी बैठ जाए तो चलो हम भी थोड़ा सा अपने आप को सपोर्टेड मानेंगे किसी के, यहाँ की कोई तो क्षेत्रीय शक्ति होगी जो हमारे सपोर्ट में रहेगी, हमारे हाथों में बंद कर रहेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगी। ये महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर भी थी। तो इसी क्रम में अंग्रेजों को पता चलता है कि भाई ये जो अनवरुद्दीन है ये तो मर गया है, लेकिन इसका जो बेटा है मोहम्मद अली ये तो अभी त्रिचनापल्ली में जाके बैठा हुआ है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, इस समय जो अंग्रेज होते हैं ना, इनका मुखिया होता है, मतलब इस क्षेत्र का मुखिया वो होता है सैंडर्स, ठीक है, अंग्रेजों का मुखिया सैंडर्स होता है। तो ये क्या करते हैं अंग्रेज जो है ना, ये अपनी पूरी सेना लेकर सीधे चले जाते हैं त्रिचनापल्ली, और त्रिचनापल्ली में एक घेरा बना लेते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, मोहम्मद अली की सुरक्षा के लिए। अब जैसे ही ये चंदा साहब को पता चलता है कि यहाँ पे मोहम्मद अली है, इसका बेटा है अनवरुद्दीन का, तो ये कहीं ना कहीं डर जाता है अंदर से कि हाँ भविष्य में ये शक्ति का संचय करके मेरे पास आ सकता है, और चूंकि ये यहाँ का जो तख्त में बैठा हुआ इंसान था उसका बेटा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये भविष्य में विद्रोह करके या पब्लिक से विद्रोह करवा के मुझे गद्दी से हटा सकता है। ये डर चंदा साहब को सताने लगता है, और इसीलिए चंदा साहब जो होता है वो अपनी पूरी सेना लेकर आ जाता है त्रिचनापल्ली, और त्रिचनापल्ली में ये भी घेरा, मतलब यहां पर अब देखिए अंग्रेज त्रिचनापल्ली में, इधर से अंग्रेज और इधर से ये चंदा साहब की सेना, दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब ऐसे में ये सैंडर्स तो है, अब यहीं पे एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो व्यक्ति होता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव कोई बहुत बड़े पोस्ट में नहीं रहता, एक क्लर्क होता है, क्लर्क यहां का एक क्लर्क बन के ये आदमी आया था, और इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी का व्यक्ति था ना ये, कि एक क्लर्क बन के आया है और कुछ समय बाद ये गवर्नर तक के पोस्ट पे जाता है। सोचिए इस व्यक्ति का व्यक्तित्व सोचिए, इसका दिमाग सोचिए, इसकी कूटनीति सोचिए, इसकी रणनीति सोचिए, कि क्लर्क के पोस्ट से सीधे गवर्नर के पोस्ट तक जाना, और वो भी प्रमोट होते होते ना ऐसा कोई चुनाव वाला सिस्टम तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्य कुशलता के बल पर। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो होता है ये होता है एक क्लर्क। अब ये रॉबर्ट क्लाइव को जब ये सारी स्थिति पता चलती है, तो एक क्लर्क होते हुए भी ये पहले तो बहुत हिम्मत जुटाता है, और उसके बाद हिम्मत से जाता है, और इनका जो गवर्नर होता है यहाँ पर सैंडर्स, उसके पास कहता है कि देखिए हूं तो मैं एक क्लर्क, लेकिन अगर मेरी बात आप मानेंगे तो ये युद्ध आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं। अब सैंडर्स भी बोलता है ठीक है भाई बताओ क्या बात है। तो ये कहता है कि देखिए चंदा साहब की पूरी सेना यहां त्रिचनापल्ली में घेरा डाल के खड़ी है ना, चंदा साहब की पूरी सेना त्रिचनापल्ली में घेरा डाल के खड़ी है, और ऐसी स्थिति में अगर आप सीधे सीधे कर्नाटक की जो राजधानी है ऑरकॉट, वहां पे आक्रमण कर देते हैं अगर, तो इसकी सेना तो इधर है, तो ये आधी सेना अपनी यहां भेजेगा, और यहां भेजेगा जैसे ही वैसे इसकी सेना यहां आधी हो जाएगी, और यहां पे हम जीत जाएंगे। ये सजेशन देता है रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स को। सैंडर्स इस सजेशन से बहुत ज्यादा खुश होता है, और रॉबर्ट क्लाइव को जो है कह देता है कि ठीक है आज से तुम क्लर्क नहीं, आज से मेरे सेनापति रहोगे। और सेनापति बनाकर रॉबर्ट क्लाइव को यह भेज देता है ऑरकॉट, और इसी घटना को जाना जाता है ऑरकॉट के घेरे के नाम से, ऑरकॉट का घेरा। ठीक, ये क्लियर हुआ ऑरकॉट का घेरा है ना। अब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव जाके
लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस स्थिति में जब चंदा साहब को पता चला कि मेरी राजधानी में अंग्रेजों ने हमला कर दिया है, तो यहां से अपनी आधी सेना को राजधानी में भेजता है जो चंदा साहब होता है वो। अब क्या होता है, इसकी आधी सेना यहां आ गई, आधी सेना यहां रह गई, और इस तरह से अंग्रेज जो है ये तिरुचिरापल्ली में चंदा साहब की सेना को हरा देते हैं, और इसी के आसपास चंदा साहब मारा जाता है। और इस तरह से जो मोहम्मद अली है इसको लाकर गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और यहां पर अब अंग्रेजों का आदमी बैठ गया, यहां पर अंग्रेजों का आदमी बैठ गया। ठीक है, ये बातें पूरी क्लियर हुई आप लोगों को। अब देखिए अब क्या होता है, अभी तक के लेकिन तनातनी का जो माहौल है वो बना हुआ है। ठीक है, पूरा यहां पर ऐसा ही माहौल बना हुआ है। और डुप्ले के व्यक्तित्व के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, डुप्ले एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो अब देखिए यहां पर अब दो लोग बैठे हैं, इधर इधर फ्रांसीसी, इधर अंग्रेज। फ्रांसीसियों का आदमी बैठा है हैदराबाद में, अंग्रेजों का आदमी आके बैठ गया कर्नाटक में। दोनों जगह एक एक शक्ति के पास दोनों जगह हो गया। अब ऐसी स्थिति में ये डुप्ले, यहां पर डुप्ले है ना, डुप्ले, और ये डुप्ले की हरकत जब फ्रांस जाती है, फ्रांस में जाकर फ्रांस के जो शासक हैं उनको पता चलती है ये हरकत कि भाई डुप्ले को हमने व्यापार विस्तार के लिए भेजा था, लेकिन डुप्ले तो साम्राज्य विस्तार में लग गया। यहां पर जाके डुप्ले लगातार लड़ाइयां लड़ने लग गया, जबकि हमारी कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में डुप्ले को जो है हटा दिया जाता है यहाँ के मुखिया के पद से, और डुप्ले को हटाने के बाद डुप्ले को वापस बुलाया जाता है, और डुप्ले के बदले एक नए गवर्नर को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है गोडेहू। अब ये गोडेहू जब आता है तो ये थोड़ा शांत स्वभाव का और शांति प्रिय व्यक्तित्व का व्यक्ति रहता है। ये गोडेहू आता है और अंग्रेजों से मीटिंग करता है, और अंग्रेजों से मीटिंग करता है। तो अब यहां पर देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में जब मीटिंग होती है, तो ये मीटिंग कहां होती है, निश्चित रूप से ये आया तो अपनी राजधानी में मीटिंग करेगा, मतलब पांडिचेरी में, पांडिचेरी में। और यहां पर संधि होती है, पांडिचेरी की संधि होती है, और इस संधि से बोलते हैं कि देखो भाई दोनों जगह हम दोनों का एक एक व्यक्ति बैठ चुका है, अब आगे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। और इस तरह से अंग्रेज लोग भी मान जाते हैं, फ्रांसीसी भी मान जाते हैं, और इस तरह से पांडिचेरी की जो संधि होती है वहां से इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और ये पांडिचेरी की जो संधि है ना, ये होती है 1755 में। 54 में तो ये आया है, 1754 के लास्ट में ये आया है, और 1755 में ये संधि होती है। और इस तरह से द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है इसकी भी समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हो जाती है। आई होप ये जो सारी जो घटनाएं हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर कुछ डाउट आता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए, निश्चित रूप से आपके कमेंट का उचित समाधान किया जाएगा मेरे द्वारा। और अगर आपको इसी तरह से डीप में कंटिन्यूअसली पूरी हिस्ट्री को पढ़ना है, इसके बाद कुछ समय बाद एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाएगा चैनल में, मॉडर्न हिस्ट्री का और एंशिएंट का, मेडिएवल का, और छत्तीसगढ़ की क्लास भी कल परसों से शुरू होने वाली है तो उसकी भी, तो आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को एक अलग अलग करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल है ना। और कुछ दिन में हो सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास भी शुरू होने का है। तो बस इस लेक्चर में तो इतना ही, लेकिन अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, अगर इतने ही डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ भी बिल्कुल शेयर कीजिए। इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।